come and join our initiative to Hello and welcome to a special broadcast Atmanirbhar Bharat and on the occasion of Awas Divas, the Rural Development Minister Narendra Singh Tomar had interacted with the rural development ministers and officials of the states and the union territories through the video conferencing, and during the interaction the minister had congratulated the states and these union territories for their contribution towards the noble goal of housing for all by providing houses to the rural households. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin was launched by Prime Minister Modi on the 20th November in 2016. And to commemorate the launch of the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin that aims to provide housing for all by 2022, it was decided to commemorate 20th November every year as the Awas Divas. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अभी दूसरा चरण चल रहा है और पहला चरण चला था 2016-17 से 2018-19 तक, और इस दौरान करीब 1 करोड़ 19 लाख परिवारों को उनका घर मिला, उनके घरों का सपना साकार हुआ। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और उनसे हम बातचीत करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तोमर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक यात्रा शुरू हुई थी 2016-2017 में, और आज वो यात्रा कहां तक पहुंच चुकी है, जबकि दूसरा चरण चल रहा है। धन्यवाद। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में निर्माण करना है तो सबसे पहले देश की जो प्राथमिक इकाई गांव है जी, उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उसमें मौलिक आवश्यकताएं जो हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात तो कोविड के दौरान कही, लेकिन जैसा हम अपने प्रधानमंत्री जी को जानते हैं कि वो कहते बाद में हैं लेकिन काम करना पहले से प्रारंभ कर देते हैं। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काम संभालने के बाद गांव में रहने वाले गरीब परिवार के बहन और भाइयों को जनधन अकाउंट के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का पहला कार्यक्रम घोषित किया, और जिसके अंतर्गत 36 करोड़ लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े और उनकी आर्थिक ताकत भी लोगों को देखने को मिली। और उसके पश्चात मोदी जी ने तय किया कि गांव में व्यक्ति रह सके और उसका जीवन सुगम हो सके, इसलिए उसे मौलिक सुविधाओं की आवश्यकता है। इस दृष्टि से स्वच्छ भारत अभियान का संचालन किया और पूरे देश को ODF करके गंदगी से मुक्त करने का काम, हर घर में शौचालय का निर्माण, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्पना के फलस्वरूप हमारे देश में संपन्न हुआ और सफल हुआ। इसी प्रकार से 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 2 भागों में था। शहरी क्षेत्र में शहरी विकास मंत्रालय काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण का संचालन भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिमार्जित भी किया। गांव के मकान के आकार को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया और इसके साथ ही राशि में भी बढ़ोतरी की गई। आज इस योजना के अंतर्गत हम एक हितग्राही को 1,20,000 रुपया उसके अकाउंट में दे रहे हैं। 12,000 रुपया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय के लिए दे रहे हैं और शेष पैसा मनरेगा के अंतर्गत 18,000 रुपया मजदूरी का उसे दे रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 1.5 लाख रुपया एक आवास के हितग्राही को दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1,20,00,000 मकान बनाने का काम किया है। 2,95,00,000 हितग्राही ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें 2022 तक घर मिल जाए, यह सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार की ओर से पूरे देश में संपन्न किया जा रहा है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हम सबको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस आवास में खासियत यह है कि इस आवास योजना के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। इन्हीं हितग्राहियों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली का कनेक्शन भी दिया जा रहा है और यही जो हितग्राही हैं, इन हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन भी देने का काम किया जा रहा है। तो गांव में जो व्यक्ति निवास कर रहा है उसको अपना घर हो, घर में रसोई हो, रसोई बनाने के लिए गैस का सिलेंडर हो और घर में रोशनी के लिए बिजली हो, तो एक व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बहुत अच्छे से और सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। गांव में ही आजीविका के साधन खड़े हों, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी भारत सरकार चला रही है। इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। 63 लाख स्व सहायता समूह आज देश भर में काम कर रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हम लोग 10 करोड़ महिलाओं को स्व सहायता समूह योजना से जोड़ें, जिससे गांव में व्यक्ति को मौलिक सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा के साधन मिलेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था वहाँ पहुँचेगी, जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा और आजीविका के साधन भी खड़े होंगे। और ग्रामीण विकास योजना के साथ साथ कृषि विभाग और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की भी अनेक योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गांव की आर्थिक ताकत बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार की मोदी जी की दृष्टि से जिन योजनाओं का संचालन आज देश भर में किया जा रहा है, आने वाला कल हमारे देश में गाँव को आत्मनिर्भर बनाएगा और गाँव आत्मनिर्भर बनेगा तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हम मोदी जी के नेतृत्व में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी तोमर जी, कल आवास दिवस मनाया गया, आपने चर्चा करी थी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक फ्लैगशिप स्कीम है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा मायने रखता है वंचित वर्ग के लिए। अभी हमने देखा 6-7 महीने में जो कोविड काल की वजह से काम रुका गया था, 2022 तक का लक्ष्य है, आपने उपलब्धियां बताई हैं, लक्ष्य बताया है, किस तेजी से काम अब बढ़ रहा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2022 तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल।
2022 तक. सो वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट तोमर जी. सो जरा बताइए किस तरह से तेजी से काम किया जा रहा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. देखिए, यह सच है कि कोविड की महामारी के दौरान देश का और दुनिया का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड संकट के दौरान जो रणनीति बनाई उससे निश्चित रूप से कोरोना वायरस के संकट को नियंत्रित करने में देश में काफ़ी सफलता मिली है. और मोदी जी भारत की ग्रामीण ताकत को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं. और इसलिए शुरुआती का 1 महीना जो लॉकडाउन का था उसमें देश में अनेक प्रकार की चिंताएं थीं और प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात पर बल दे रहे थे कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो देश भर में हम पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लें. लेकिन पहले ही महीने में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की तकलीफ पैदा ना हो, इसलिए इसमें कामकाज रुकना नहीं चाहिए. और आपने देखा कृषि का क्षेत्र भी उस समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी. तो फसल कटाई के लिए, फसल के उपार्जन के लिए, फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आवश्यक छूट गृह मंत्रालय को देनी चाहिए थी वो दी. और इसलिए पिछले बार से अधिक बम्पर फसल किसान ने पैदा की और उसको सरकार ने खरीदने का भी काम किया. इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का संकट पैदा ना हो, ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक परेशान ना हो, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली जो योजनाएं थीं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मनरेगा हो, इन सब पर फंड्स भी उपलब्ध कराए गए और इनका काम ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ चले और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होता रहे और हमारी आर्थिक गतिविधि न रुके, इसकी इजाज़त भी दी गई. और इस वजह से लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में काम चलता रहा है. थोड़ी गति तो प्रभावित हुई है. कल आवास दिवस का अवसर था तो मैंने भी सभी राज्यों के माननीय मंत्रीगणों से, अफसरों से चर्चा की, उन्हें बधाई भी दी और सभी ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि हम लोग समय पर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे. उन्होंने कुछ अपनी कठिनाइयाँ भी बताई हैं, उन कठिनाइयों का निराकरण निश्चित रूप से हम लोग करने जा रहे हैं. नरेंद्र सिंह जी, एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना है 2022 तक सभी गरीबों को घर देने की, इसमें राज्य सरकारों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य सरकारों में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो ज़िलों में अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है. क्या कुछ उनके लिए आप कहेंगे और किस तरह का सहयोग आपने पहले चरण और अब दूसरा चरण दिख रहा है, चल रहा है, तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है? हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है. हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है. राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. भारत सरकार इस प्रकार की योजनाएं राज्यों के माध्यम से संचालित करती है और मैं समझता हूं कि इस दिशा में राज्यों ने काफ़ी अच्छा काम किया है. अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आशा से अधिक सफलता इस कार्यक्रम में प्राप्त की है.
कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। पूर्वोत्तर राज्य हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं मौसम की प्रतिकूलता रहती है। इस प्रकार की परिस्थितियां अनेक राज्यों में रहती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सभी राज्य अपने अपने राज्यों में गरीब को आवास मिले, यह विषय उनकी प्राथमिकता पर है और पूरे शिद्दत के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। कल भी मुझे देश भर के मंत्रियों ने लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया है। मैं आपके माध्यम से सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री गणों, मंत्री गणों और सरकारी अफसर, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में काम करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि और कर्मचारीगण और हितग्राही भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालन में और उसको क्रियान्वित करने में पैसे की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी राज्य तेज़ी के साथ इसको प्राथमिकता पर रखें, मैचिंग ग्रांट मिलाएं और वो जल्दी से जल्दी गरीब को अपनी छत मुहैया हो जाए, अपने मालिकाना हक का घर उसे मिल जाए, जिससे वो खुशी से आगे के जीवन यापन को ठीक प्रकार से संचालित करने में सफल हो। इस काम को वो प्राथमिकता पर रखें और इस लक्ष्य प्राप्ति में वो बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें। यही अनुरोध इस अवसर पर मैं सभी राज्य सरकारों से करना चाहता हूँ। नरेंद्र सिंह जी, एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और शायद एक लंबे समय में इस तरह की परेशानी न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं और शहरों में थोड़े हालात खराब हैं, लेकिन गांव में भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं कई जगहों पर। अगर हम कोरोना की बात करें तो किस तरह से कि लोगों को फर्क ना पड़े, जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइवल करे, गांव में क्या कुछ आप लोगों को अपील करेंगे इस कठिन दौर में? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, उनको रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें और कृषि की जो व्यवस्था है जी वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए भारत सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान पूरा प्राथमिकता से है। और आपने देखा कि कृषि के क्षेत्र में खरीफ की फसल भी बहुत अच्छी हुई है और आगे रबी की बुआई भी अच्छे से चल रही है। उत्पादन, उत्पादकता और कृषि के क्षेत्र के अनेक जो लक्ष्य हैं वो हम प्राप्त करने में सफल हुए। इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलना स्वाभाविक ही है। ग्रामीण क्षेत्र में बाहर रोजगार के अवसर लॉकडाउन के समय में कम हो गए थे और कोविड ने तमाम सारे कल कारखानों को प्रभावित किया था। इसलिए मनरेगा में वैसे 61,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, प्रधानमंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपए का और अतिरिक्त बजट बढ़ाया और अभी 10,000 करोड़ रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए दिए हैं। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए भारत सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है और इसी के साथ साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को प्रारंभ किया गया, जिनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से भी रोजगार के बड़े अवसर ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गांव के लोग कोरोना वायरस के संकट से पूरा लड़ते हुए
ग्रामीण व्यवस्था को बल प्रदान कर रहे हैं और ग्रामीण में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो, इस दिशा में वो पूरी सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो पंचायत का सचिव हो, चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायिका हो, और चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ही सारी चुनौतियों से निपट सकें और अपनी आजीविका को संचालित कर सकें। आप सबने देखा कि कोविड के दौरान गांव में काम करने वाले हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने करोड़ों मास्क बनाने का काम इस दौरान किया, सैनिटाइजर बनाने का काम किया और गांव में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की, यह निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसी भी संकट की परिस्थिति में गांव में निवास करने वाले जो लोग हैं सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं और समस्या पर उनकी दृष्टि भी है और उस दृष्टि में उनका जो दायित्व है उस दायित्व का भी वो भली प्रकार से निर्वहन करने में सक्षम है। इस प्रासंगिकता को गांव में निवास करने वाले भाइयों और बहनों ने पूरी शिद्दत के साथ सिद्ध करने का काम कोविड संकट के दौरान किया है। जी तोमर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव इनसाइट्स एज फार एज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज कंसर्न ऑन दूरदर्शन न्यूज एंड डीडी इंडिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में, अभी हमने मंत्री जी से बात की और दूसरे हिस्से में जी दूसरे हिस्से में किस तरह से विभिन्न राज्यों में, गांवों में किस तरह से ये योजना चल रही है, उस योजना के बारे में, उसके तकनीकी पहलुओं के बारे में और क्या कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। मनोज कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के। और हमारे साथ केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी मौजूद हैं, NN सिन्हा। तीनों का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सिन्हा साहब, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। अभी मंत्री जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, 2016-17 में जब ये योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके बाद अगर हम 2019-20 का जो 18-19 का जो 2018-19 का जो समय था, उस दौरान हमने देखा कि पहले चरण में काफी लोगों को फायदा हुआ और अभी दूसरा चरण चल रहा है। क्या कुछ आंकड़े हैं, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं, कितनी ये योजना सफल रही? थैंक यू। तो मैं आपको इसका एक सारांश बताऊंगा कि कुल मिला के आज के दिन 2.25 करोड़ यानी 1.75 लाख लोगों को आवास स्वीकृत हुआ है जी, और लगभग 1.20 करोड़ लोगों का आवास पूर्ण हो चुका है। और इस पे केंद्र सरकार की तरफ से ही मात्र 1,62,000 करोड़ रुपयों की राशि उपलब्ध कराई गई है। तो ये अगर मिला जुला के देखेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में आवासों के स्वीकृत करने का और उनके पूर्ण करने का कार्य राज्यों के सहयोग से पूरा किया गया है। हमने राज्यों को 2.26 करोड़ का लक्ष्य भी आवंटित कर रखा है और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा होने तक लगभग 2.95 करोड़ घर बनाने का हमारा लक्ष्य है और हम इस दिशा में राज्यों के सहयोग के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। All right, Mr. Sinha, you know, of course, people's dreams and aspirations are being fulfilled. They are being empowered when they are being provided housing for all by 2022. And it's, you know, it's not a very basic task, but it's about protecting the dignity of the households. You know, so tell us more about the work that has been done and is being carried forward with the intention of, you know, protecting the dignity of these, of the people there in the rural areas. What does it really mean for all of them? It's a wonderful question, I must say. I mean, it's not merely a frame or merely a building. It's a house, and whatever it takes to
convert it into a house that the scheme is aiming at. So, as Honorable Minister informed you that we want to ensure that there is a toilet attached to that house. Right. There is Yes. electricity connection provided. The house lady is provided with a gas connection. Tap water supply is provided. Sure. So everything which ensures the dignity of the household so that they can live with quality in their lives. That we are trying to ensure, and I must say that the states have played a willing part and a very enthusiastic and part in So here, Mr. Sinha, the role of the states becomes all the more critical and important. So, you know, through our medium, what is that you would like to say to the state representatives? What in terms of more cooperation, in terms of more work and more collaboration that needs to be done to take this noble goal forward of providing housing for all by 2022? And there are about 3 lakh households which need to be provided lands in order to construct their houses. So I'll request all the state government to ensure that those houseless people who do not have even land to construct their houses are provided lands. And to ensure that the fund flow to the beneficiaries are smooth, and so that they are able to get money when they need it most. Thirdly, if they can pool resources to get the building materials cheaply, let that happen. Fourthly, make sure that all the convergences are ensured that, I mean, in terms of electricity connection or water supply or the gas connection or toilets are sanctioned and provided. And also ensure that the grievances, if there are any, are redressed most quickly. So I think these are broadly 4 or 5 areas of support which would request all the state governments to provide. Okay. ठीक है, अब राज्यों से बात करते हैं कि राज्यों में किस तरह से ये योजना चल रही है, कितनी सफलता वहाँ पर मिल रही है और कैसे वहाँ पर इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। क्योंकि अभी सिन्हा साहब ने भी जिस तरह से बताया कि केवल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ ही जो दूसरी योजनाएं हैं उसको अगर जोड़ दिया जाए तो लोगों को शौचालय भी मिल रहा है, पीने का पानी भी मिल रही है और सड़क भी वहाँ पर मिल रही है। इस तरह से जो दूसरी एमिनिटीज़ हैं वो भी लोगों को मिल रही हैं। हम चलते हैं, मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। सिंह साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अगर हम यूपी की बात करें तो कितनी सफलता इस योजना को मिली है वहां पर, पहले चरण की अगर बात करें, और अभी दूसरा चरण भी वहां पर चल रहा है। नमस्कार। यूपी में पिछले 3 वर्षों में लगभग 15 लाख आवास बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर 14.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं जी। और ये एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है और लोगों में इसकी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है, बहुत अच्छा मांग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1997 से अगर आप देखें तो अभी तक लगभग 54 लाख घर बने हैं, इसमें से 15 लाख घर पिछले 3 वर्षों में बने हैं जी। तो ये जो जिस रूप में आज की तारीख में ये योजना क्रियान्वित की जा रही है उसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक तो हमने यूनिवर्सलाइजेशन किया है कि सभी पात्र व्यक्ति का हम 2022 तक घर बनाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर स्टेट का, हर जिले का और हर गांव का एक लक्ष्य तय कर दिया जाता था, जिससे इतनी अच्छी तरह से इसमें काम नहीं हो पाता था। दूसरी इसकी खूबी है अभी कि लागत इसकी काफी अच्छी है। 1,20,000 का अनुदान दिया जा रहा है। यूपी में जो एस्टिमेट बनाया गया लगभग 1,65,000 में 30 स्क्वायर फीट का एक घर बन सकता है लोगों का। इसमें आप 12,000 एडिशनल स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के लिए देते हैं। मनरेगा में काम करते हुए वो 20,000 रुपये पा सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 1,65,000 के आसपास पैसा भी उन्हें उपलब्ध हो जाता है। पहले ये अमाउंट 10,000, 20,000, 25,000 हुआ करता था, तो वो घर उनका कभी अच्छा बन नहीं पाता था। सिंह साहब, इसी सवाल को दरअसल यहीं पर एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ जो दूसरी योजनाओं को जोड़कर लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये आवास के ऊपर
3-4 महत्वपूर्ण चीजें कन्वर्ज की जा रही हैं। जैसे एक तो सौभाग्य योजना में उनको विद्युत कनेक्शन मिलना चाहिए जी। अभी जल जीवन योजना जो चल रही है उसमें उनको टैप वाटर कनेक्शन भी मिलेगा पेयजल के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए। गैस उनको उपलब्ध कराया जा रहा है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और फिर जब ये 3 इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें कन्वर्ज की जा रही हैं तो फिर ये भी देखा जा रहा है कि क्या वो पेंशन के लिए पात्र है, उनको पेंशन मिल रहा है या और भी तरह की स्कॉलरशिप उस परिवार में रहने वाले बच्चों को मिल सकता है। तो इस तरह से ये 3-4 चीजें उन पे कन्वर्ज की जा रही हैं। एक तरह से ये जो घर है वो एक परिवार का एसेट तो है ही, साथ में ये एक सामाजिक इम्पोर्टेंट सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी है। क्योंकि अगर अच्छा घर नहीं हो तो जैसा एक बात हो रही थी कि डिग्निटी के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में इसका एक जो सैनिटेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो आउटकम होते हैं वो सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो न सिर्फ एक फैमिली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहा है बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा के रूप में। Okay, let's go across now to Mr. Srivastav. He's the additional Chief Secretary there from Madhya Pradesh. Mr. Srivastav, talking about your stay there, Madhya Pradesh, just share with us the targets and the achievements as far as Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin is concerned. When we talk about attaining the goal, the determination of providing housing for all by 2022. जहाँ तक टारगेट की बात है तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक मध्य प्रदेश में 23,20,000 जो घरों को हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं और उनमें से 17,80,000 के करीब पूरे भी हो गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम देश के कुछ अग्रणी राज्यों में हैं जहां पर ये कार्य हुआ है। वी इन मध्य प्रदेश सी हाउसिंग एज द फंडामेंटल ह्यूमन नीड, इफ नॉट फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इनफैक्ट किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है शायद कभी बने ये, लेकिन वी सी इट एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड शेल्टर। और इस रूप में जो है इस योजना पर यहाँ पर काम हुआ है। इनफैक्ट ये योजना जैसा कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश से, पूर्व की योजनाओं से भिन्न है। आवास निर्माण की योजनाएं तो देश में 1957 से चल रही हैं, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता था। बाद में जो है बहुत बाद में NREGP योजना 1980 में आई या 1983 में RLAGP में भी आवास को एक अंग बनाया गया था। फिर 1985-86 में जो है इंदिरा आवास योजना आई थी जो RLAGP की उपयोजना थी और 1989 में JRY की उपयोजना के रूप में बनी रही। 1996 में जाकर वो एक स्वतंत्र योजना बनी थी, लेकिन उसमें बहुत सी स्वतंत्रताएं थी नहीं। तब जाकर 2016 में जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो वो एक स्वतंत्र योजना के रूप में उभरी और एक केंद्रीय योजना के रूप में उभरी, जिसके आसपास बहुत सारी योजनाओं का जाल बना गया। जैसे मेरे साथी बता रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो तो कुछ केंद्रीय योजनाओं को जो इसके साथ गूंथा गया है। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने ये कोशिश भी की कि इसके साथ साथ 27 अन्य योजनाओं को भी जो है समेकित करें हम लोग। और राज्य सहायता के विविध पक्षों के स्वाभाविक अधिकारी हैं ये लोग, क्योंकि इनको SEC सर्वे के आधार पर PMAY के हितग्राहियों को चुना जाता है। तो हम लोग इसके साथ साथ अब इनको प्रोडक्टिव हाउसिंग की एक नई अवधारणा के तहत कैटल शेड, गोट शेड, पिगरी, पोल्ट्री शेड, पोषण उद्यान, नर्सरी, बैकयार्ड और पौधरोपण, ऐसे करीब 27 योजना हमने जोड़ी हैं। इसमें सोख्ता गड्ढा और नाडे आदि भी जोड़े हैं, ताकि जो एक पूरा पैकेज मिले इसके साथ और इसको किसी एक सिंपल आवासीय सॉल्यूशन के रूप में नहीं देखा जाए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो दिन जो पुराने समय में जो होते थे जबकि एफ्लुएंट को जो है टैक्स बेनिफिट्स दिया जाता था होम ओनर्स की तरह, और हाउसिंग एड जो है वो लिमिटेड रहती थी। इनफैक्ट एक बहुत ही यूजफुल स्टडी होगी यदि हम कंपैरिजन करें होम ओनर टैक्स बेनिफिट्स which were successfully claimed during those days before the advent of PMAY, और जो हाउसिंग एड एक्सटेंडेड टू द पुअर बहुत ही लिमिटेड थी जो हाउसिंग एड थी। और अब जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आई है, ग्रामीण आवास योजना, तो उसने गरीबों को ये अधिकार दिया है और एस्पिरेशनल हाउसिंग का एक नया फीचर है जो कि हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इमर्ज हो रहा है। यानी अब लोग जो है सिर्फ उस 270 स्क्वायर फीट की जमीन पर ही आवास नहीं बना रहे जो कि उनको दी गई है, इसके अंतर्गत प्रस्तावित की गई है,
बल्कि उसमें अपना भी कुछ पैसा लगाकर वो लोग बड़ा घर बना रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण है कि लोगों ने 660 स्क्वायर फीट में भी घर बनाया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो है मैं देखता हूं कि इसके माध्यम से आ सका है। पैसे वालों के लिए हाउस जो है वो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो ये एक जो है बुनियादी आधार है जिस पर कि वो चलता है। तो जो शहरी क्षेत्र में जो एक रेसिडेंशियल कमोडिफिकेशन है उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में आवास जो है बहुत ही जीवन के बुनियादी आधार की तरह काम करता है। और वो सिर्फ यही नहीं होता कि वो एक रेसिडेंशियल समस्या का समाधान हो, बल्कि वो पॉवर्टी को एड्रेस करता है। क्योंकि पुराने समय में जब मैंने देखा था कि जब वो चलती थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह जी, जो ग्रामीण विकास का मुख्य फोकस होता था वो होता था कि यदि पॉवर्टी की समस्या को हमें एड्रेस करना है तो हम जॉब्स पर, लाइवलीहुड्स पर, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हाउसिंग को जो है एज अ सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी वो जरा कम ही देखा गया था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ने आकर जो है इस असंतुलन को दूर किया। Sure. Mr. Sinha, you know, when we talk of New India, it becomes all the more imperative in that context that every citizen of the country has a house of their own with all the basic amenities. So in that context, Mr. Sinha, this is a very important vision, you know, a forward-looking vision, and hence very critical for every citizen of this country and for the building of New India. And if we are able to provide a dignified kind of a housing, which in fact by providing all these facilities kind of reduces the stratification within the rural communities, I think it does carry forward a very important social purpose, and I think if not for any other reason, for that particular purpose, it's completely commendable. सिन्हा साहब, यहाँ पर एक सवाल आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बता रहे हैं जो ये योजनाओं को समन्वित करके, जिस तरह से श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि एक पैकेज हम लोग वहाँ पर पूरा दे रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी जोड़कर, तो उसका काफ़ी फायदा लोगों को हो रहा है और साथ ही साथ लोग अपना कुछ पैसा लगाकर भी घर को और बड़ा बना रहे हैं। तो इस सब को किस तरह का रिस्पॉन्स आपको इस सब का मिल रहा है, इसका और फायदा लोगों को किस तरह से हो रहा है, और बाकी राज्य कितना उत्साहित हैं इसमें अपनी योजनाओं को कन्वर्ज करने के लिए? मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की सराहना करता हूं कि उन्होंने सिर्फ इसको परिवार मूलक योजना के रूप में ही नहीं देखा, बल्कि व्यक्ति मूलक लाभ भी जो संभव है वो भी इसके साथ साथ अनुसरित कर रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि जब आप इस प्रकार की किसी योजना को लेते हैं तो ये आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अवसर है जिसपे आप उसकी जिंदगी को एक नई ट्रेजेक्ट्री में, नई ऑर्बिट में डालने का प्रयास कर सकते हैं। और इस तरह की सुविधाएं जैसे स्वयं सहायता समूह की सदस्य बना के, लाइफ जो आजीविका के विभिन्न साधनों को उपलब्ध करा के, पेंशन इत्यादि जो बुनियादी जरूरतें हैं को उपलब्ध करा के, आप उस परिवार को, उस हाउस होल्ड को, उस व्यक्ति को उसके जीवन को एक नई गति दे सकते हैं। तो वास्तव में जो पहले कभी हम लोग की ये सोच हुआ करती थी कि इस प्रकार का जो आवास कार्यक्रम वास्तव खाली सिर्फ आवास देने का कार्यक्रम, बल्कि ये सच्चे अर्थों में एक उस व्यक्ति की गरीबी को दूर करने का, उस परिवार की गरीबी को दूर करने का एक अनोखा अवसर है और जिसका विभिन्न राज्य सरकारें फायदा उठा रही है। मैं सभी राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भांति नहीं है, लेकिन अधिकतर ने इसका फायदा उठाया और आवास दिवस के अवसर पे भी हमने सभी राज्यों से और हमारे माननीय मंत्री जी ने सभी राज्यों से आह्वान किया कि इसको उसी रूप में देखें और सभी प्रकार के लाभों को उससे जोड़कर गरीबी उन्मूलन के कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है सिंह साहब, एक सवाल जानना चाहेंगे यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए ताकि वो जान सके। आप मान लीजिए यूपी के अंदर की ही हम बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसको आवास की जरूरत है, वो कैसे आपको अप्रोच करेगा या क्या कुछ सिस्टम आपने बना रखा है, किस तरह से वहां पर होता है?
ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार का ही डेवलप किया गया है, जिसमें दूसरे फेज के लिए पहला फेज जो था वो सेक्ट डाटा के ऊपर था, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था उसके डाटा के ऊपर आधारित था। उसमें हमारे यहाँ जो लगभग 14.5 लाख लोग थे पात्र, उनका घर बन गया। अभी जो दूसरा फेज शुरू किया गया है पिछले साल से, उसमें पुनः एक सर्वे कराया गया है। उसमें लगभग 49 लाख लोगों का डाटा फीड किया गया है। अब उनके घर को हमें 2022 तक बनाना है, जिसके सापेक्ष अभी करीब 5.5 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। तो ये गांव पंचायत की बैठक होती है और उसमें ग्राम पंचायतें तय करती हैं कि कौन से लोग पात्र हैं आवास के लिए। और 13 एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया हैं, पक्का घर हो या उनके पास 4 व्हीलर हो, इस तरह से इन्होंने 13 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं। उसके अलावा जिसके पास घर नहीं है वो इस योजना के लिए पात्र है। ये इस क्राइटेरिया में जो लोग आ जाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो अपनी योजना चला रखी है स्टेट के लिए, वो फोकस किया गया है वन टांग्या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, मुसहर जाति के लिए, कोल, सहारिया, और जो लोग आपदा से पीड़ित हैं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें बराबर की धनराशि दी जाती है, वो है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर नहीं हो पाते हैं किन्हीं वजहों से, लेकिन वो वंचित हैं, तो उनको कवर करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में पिकअप किया जाता है। इन दोनों ही योजनाओं में अगर वो नहीं कवर हो पा रहे हैं तो फिर उनके इंडिविजुअल आवेदन भी अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते रहते हैं, फील्ड विजिट के दौरान, या फिर वो अपने बीडीओ और सीडीओ और जिलाधिकारी को आवेदन देते हैं। तो उस पे भी अलग से उनका एग्जामिनेशन करके, और अगर वो पात्र हैं तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में कवर किया जाता है। Okay. Mr. Singh, you know, through these meetings that happen at the panchayat level, what's the sense that you get, you know, from these people who have been deprived of a house till now, and now they're going to be getting a pakka house of their own under this scheme? It's definitely going to be leading to more social equality, building of a new India. It's a very important step. What's the sense that you get from these people, you know, as far as protecting their dignity, you know, giving these basic amenities to them is concerned? This is correct. Like in all Gram Panchayat meetings, Gram Panchayat will select the eligible beneficiaries. And as I mentioned earlier, this concept of universalization, this has made task easier for everyone, Gram Panchayat even, and at district and state level also. Because when every eligible person, and eligibility criteria is very objective, he should have kacha house or no house, and he should not have all those 13 items like 4-wheeler and other things, government job. So this objective 13 exclusionary criteria, and a person or household without pakka house becomes eligible candidate for getting this housing. So in each Gram Panchayat, more or less they are able to zero down to the right beneficiaries. And as I told you, there is huge demand for this scheme because of the substantive amount of this subsidy and other schemes getting converged on this housing. Houseless people, obviously, they are also the poorest of the poor. So this convergence or getting identified as a beneficiary for Prime Minister Awas Yojana, it opens a door for 3-4 another important infrastructure schemes for convergence. ठीक है श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ भी वहाँ मौजूद है, ये वो सब इलाके हैं जहाँ पर अभी जो जिस तरह से नीति आयोग की ओर से भी आकांक्षी ज़िलों का नाम दिया गया है, कुछ आकांक्षी ज़िले भी वहाँ पर हैं, और नक्सल प्रभावित जो कभी इलाके हुआ करते थे, जहाँ अब धीरे धीरे ये जो सोच है वो खत्म हो रही है, वहाँ पर विकास की बयार वहाँ पर आ चुकी है। इन सब इलाकों के लिए इस तरह का कन्वर्जेंस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ करके जो कुछ बेनिफिट लोगों को हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो मैं कहूं कि जो विकास की प्रक्रिया से एक तरह का एलियनेशन था इन क्षेत्रों के जिनके नाम लिए आपने, जो हमारे वनवासी क्षेत्र हैं और जहां पर कि जो है इस तरह के नक्सल आंदोलनों ने उस विकास की प्रक्रिया के उस एलियनेशन का लाभ जो है वो अपने हित में उठाया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक तरह की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो दी, उसने जो उस एलियनेशन को बड़े हद तक कम किया। पुरानी आवास योजनाओं में आवासन की एक नागर अवधारणा है, अर्बन कॉन्सेप्ट, उसका आरोपण हुआ करता था, यानी एक कॉलोनी की शैली में मकान बना देते थे। वो मैंने देखा, आपने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, किसी जमाने में वहां पोस्टेड हुआ करता था जशपुर में,
तो वहां पहाड़ी कोरबाओं को, जो कि एक पहाड़ी पर एक पहाड़ी कोरबा रहता है, दूसरे पर दूसरा रहता है, तो उनको एक कॉलोनी की शैली में मकान बनाकर दिए हुए थे। और ऐसे घरों के शव जो हैं वो परित्यक्त होकर आप पूरे भारत में देख लेंगे, यहां से वहां तक छितरे पड़े हुए हैं। तो स्पेस की जो जनजातीय अवधारणा है या जो ग्रामीण अवधारणा है वो नागर अवधारणा से भिन्न है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आवास के संबंध में संकल्पनाओं की उस निजता का, उस वैयक्तिकता का, उस जातीयता का, उस स्वायत्तता का सम्मान करती है और लोगों को अभिव्यक्ति का एक अवसर देती है जिसमें अपनी रुचि और आस्वाद के अनुसार लोग घर बना सकते हैं। तो आवास योजना प्रेस्क्रिप्टिव नहीं रह गई है और ये बहुत बड़ी शक्ति है इस प्रधानमंत्री आवास योजना की। इसी के कारण इसकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है, आप देखिए कभी इसकी तुलना कीजिए पूर्व की आवास योजनाओं की ऑक्यूपेंसी रेट से, तो बहुत ज्यादा फर्क आपको मिलेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ा परिवर्तन और हुआ है हाल के समय में स्वामित्व के कारण। राइट, एब्सोल्युटली। स्वामित्व योजना जो है, जो आई है, वो इससे मिलकर जो देखा जाना चाहिए, क्योंकि होमलेसनेस जो है या होम इनसिक्योरिटी, वो जो कि हमेशा एक शेडो ऑफ रिस्क जो रहती थी हमेशा की, कभी भी हमारा एविक्शन कर दिया जाएगा। और एक दिलचस्प स्टडी इस बात की होगी कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्व जितने लोगों का एविक्शन किया था, क्या हमने उसकी तुलना में हम लोगों ने कितने लोगों को ग्रामीण आवास दिए, ये यदि तुलना करें तो बहुत दिलचस्प निष्कर्ष उभरेंगे। ये जो होमलेसनेस की बात थी या होम इनसिक्योरिटी की जो बात थी, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ने स्वामित्व योजना के साथ मिलकर एक नए तरह से एड्रेस किया है। प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, जिसमें वो कहते हैं कि ग्रामीण आदमी के लिए सबसे बड़ी आकांक्षा उसकी जो रहती है वो होती है महतो होने की। महतो का मतलब यह है कि उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा हो। तो in modern times we can say कि a man is not a man until he becomes a homeowner। तो वही बात जो है कि एक अपनी ये सिक्योरिटी की फीलिंग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ने दी है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। Okay, let's take that to Mr. Singh also. Mr. Singh, Mr. Srivastava here made an important point in terms of Swamitva scheme also. So you know, the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen and the Swamitva scheme, how has this really led to economic empowerment in the rural areas, kept migration in check and also really been a game changer for the rural areas? ये 3-4 चीजें जो आपने कही वो बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। लाइक एक अच्छी बात प्रधानमंत्री आवास योजना की ये है कि वो अपने साइट पे और अपने लेबर के साथ बना सकते हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं, ओन साइट ओन लेबर। दैट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी। स्वामित्व योजना में ये है कि आप जिसका घर पहले से बना हुआ है उनको आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये प्लॉट उनका है और ये घर उनका है। उसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये है कि वो मॉर्गेज करके उसको लोन ले सकते हैं कालांतर में अपने बिजनेस के लिए और बाकी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है जिसको उसको लागू किया जा रहा है। लेकिन एक एज ए साइड इफेक्ट उसका कई विवाद जो होते रहते हैं मकान की बाउंड्री को लेकर और जमीन की बाउंड्री को लेकर, वो विवाद तो इस पूरी प्रक्रिया में काफी निपटेंगे और काफी कम होंगे, अंदेशा भविष्य में इस तरह के विवाद का। लेकिन जो मॉर्गेज वाली बात है उस पे अभी आई एम नॉट वेरी क्लियर कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। दरअसल हम कार्यक्रम के अंत में भी हैं, इसलिए एक सवाल अभी सिन्हा जी से हम पूछेंगे। सिन्हा साहब, ये बताइए कि जब अभी हमने ये बात की कि योजना बहुत अच्छी है, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, इस योजना के साथ केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है, राज्य सरकारें अपने यहाँ की योजनाएं भी इसके साथ जोड़ रही हैं, लोगों को और फ़ायदा हो रहा है, ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि जो समाज का पिछड़ा तबका है, जैसे हम ट्राइबल्स की अभी बात कर रहे थे, SC है, ST है, OBC है, उनको भी इसमें उनका हक मिले, कैसे आप इंश्योर करते हैं ये? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और दरअसल जो इस कार्यक्रम की अवधारणा है मूलतः जो आवासहीनता की अवधारणा पे आधारित है। तो जिनके पास भी 2 कमरे तक का कच्चा मकान है उन सबको दे। तो इसमें पात्रता के सेंस में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो। तो उस पात्रता के
धरातल पे कोई भेद उसमें नहीं बढ़ता जा रहा। लेकिन जहाँ प्राथमिकता की बात आती है कि उन पात्र लोगों में सबसे पहले किसे दिया जाए, तो उसमें जो समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग हैं उनको सबसे प्राथमिकता दी जा रही। अर्थात जो योजना की क्रियान्वयन विधि बताई गई है, उस क्रियान्वयन विधि में यह डाला गया है कि जो भी लक्ष्य राज्य को मिले उसका 60% अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और ये जो सीमा बनाई गई है वो उसी समय लांघी जा सकेगी जब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पात्र व्यक्ति ना बचे। तो ये जो योजना की क्रियान्वयन विधि है उसमें ही इस प्रकार की प्रक्रिया डाल दी गई है, जिससे कि समाज के पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हैं, उन सबको योजना में सबसे पहले का घर बनाया जाएगा और उनको समाज में बराबरी। ठीक है, श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, सिन्हा साहब ने एक मोटा मोटी जो केंद्र की गाइडलाइन है कि समाज के जो वंचित पिछड़े वर्ग हैं उनको भी फायदा मिले, किस तरह से केंद्र सरकार ने इंश्योर किया है वो बताया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर आप किस तरह से योजनाओं को कन्वर्जेंस करके लागू करते हैं ताकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है या उसके अलावा ट्राइबल है, ओबीसी है, उसको फायदा मिलता रहे? ये किस तरह से आप इंश्योर करते हैं वहां पर? तो मैं सबसे पहले ये कहूं कि मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर कि देश के सबसे ज्यादा ट्राइबल्स हैं, सबसे ज्यादा जो वनवासी हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे जी। तो हमारे लिए जो एक स्वाभाविक रूप से प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो उन्हीं का ही हो जाता है। इसी के साथ साथ जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी हम लोग इसमें प्राथमिकता देते हैं और ऐसी की जो सूची बनी हुई है वो एक बहुत अच्छा आधार है इस बात को तय करने के लिए कि लोग कितने जो हैं आर्थिक रूप से विपन्न हैं और वंचित हैं और उनको कैसे मदद दी जा सकती है। तो ये और जब हमने उस ICCC की सूची के आधार पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की जो लिस्टिंग है वो एक बार फर्म अप कर ली है, तो फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत सुविधा हो जाती है कि हम इस योजना को एक धुरी की तरह लें और इसके आसपास जो है विभिन्न योजनाओं का जाल बुन दें। तो जो कुछ दिनों पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना योजनाओं का इंद्रधनुष है, तो वो उसी तरह की चीज जो इसमें आती है। और उसमें दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने इन लोगों को जो स्वतंत्रताएं दे रहे हैं वो पूर्व की योजनाओं में कभी नहीं थी। यानी पहले जो गवर्नमेंट ही जो है वो ही कोच होती थी, वही रेफरी होती थी, वही चीयर लीडर होती थी और वही फैन होती थी इन द गेम ऑफ हाउसिंग। लेकिन इसमें जो है एक आम आदमी को, एक दरिद्र विपन्न आदमी को अपनी रुचि अपनी सुविधा के अनुसार जो है घर बनाने का जो एक स्वतंत्रता दी हुई है उसका बहुत लाभ जो है लोगों ने लिया है। ठीक है सिंह साहब, कभी ऐसा भी होता था कि लोगों को अपने यहाँ टेलीफोन लगवाने के लिए, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए या जो योजनाएं होती थी सरकार की उसका फायदा उनको मिले, उसके लिए उनको कुछ देना भी पड़ता था, इस तरह का भी दौर था? अभी आप क्या कहेंगे जो वर्तमान में चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं जिस तरह से? काफी पारदर्शी तरीके से योजनाओं को अब क्रियान्वित किया जा रहा है और उसकी वजह है कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है फंड के ट्रांसफर के लिए, बेनिफिशियरी लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डालने के लिए। आज की तारीख में किसका घर बनना है ये डाटा ग्राम पंचायत से लेके, ब्लॉक से लेके, स्टेट से लेकर दिल्ली तक की अवेलेबल है। साथ ही जो फंड ट्रांसफर है वो सीधा राज्य स्तर से और बेनिफिशियरी के अकाउंट में होता है, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक पे कहीं पैसा नहीं जाता है। The use of technology has improved the transparency in the entire process of implementation. Right. Thank you. Okay. All right. Mr. Singh, Mr. Srivastava and Mr. Sinha, thank you all very much for joining us and sharing your perspectives and more insights as far as the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is concerned on a special broadcast. And with that, we have come to the close of our special broadcast. It's a wrap then, but news and updates will continue here on Doordarshan News and DD India. Thanks for being with us. Namaskar.